हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आशा में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 NCERT SST की सिविक्स की बुक का चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क। ये जो चैप्टर है वो बेसिकली इसमें हमें ये बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है, क्या क्या चीज़ें करती है स्टेट गवर्नमेंट। MLEs के बारे में बताया गया है और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो स्टोरी है ना वो दे रखी है एक मतलब विलेज के बारे में। तो उस विलेज में तो लड़कियाँ होती हैं, वो आपस में बात कर रही होती हैं न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते। तो न्यूज़पेपर में खबर आ रही होती है कि जो उनके शहर है ना उसमें डायरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत सारे लोग डायरिया से इन्फेक्टेड हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को डायरिया हो चुका है। तो फिर उसके बाद उसकी मम्मी आती हैं और फिर आके बोलती है कि तुम कोई ना ठंडी चीज़ मत खाना है, फिर कोई बर्फ़ वाली चीज़ मत खाना। और यहाँ पर फिर इनके वो जगह का नाम होता है पातालपुरम। तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जो वहाँ का हॉस्पिटल होता है, मेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप कह सकते हो पातालपुरम का, वो भर जाता है एकदम। वहाँ पे डायरिया के पेशेंट ही पेशेंट आ जाते हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा होता है, सारे पेशेंट मर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर ये दोनों कहती है कि यार भगवान से दुआ करो कि हमें ये ना हो जाए। फिर उसके बाद ये लोग कहीं जा रही होती है साइकिल पे शाम के टाइम पे। तो वहाँ पे ये लोग देखते हैं कि भीड़ इकट्ठा हो रखी है। एक कोई आदमी है, वो बहुत सारे लोगों को लेके किसी आदमी के घर के सामने खड़ा हो गया और वो लोग कुछ बात कर रहे हैं। पुलिस वगैरह भी है वहाँ पे। तो ये लड़के जाके एक पुलिस ऑफिसर से पूछती हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, ये लोग इनके घर के सामने खड़े हैं। तो फिर वो कहती है कि ये लोग उनके घर के सामने भी तो इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है। वाला तुम्हें तो पता ही है डायरिया की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, बट ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए। इसीलिए ये सब लोग आके यहाँ पे खड़े हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाने। और कोई एक आदमी भी था जो उन लोगों के साथ मिलके वहाँ पे आवाज़ उठा रहा था। बहुत सारी भीड़ लग रखी थी, वो सब लोग मिलके बुला रहे थे MLA को बाहर कि MLA बाहर आओ, हमें हमारी सवालों का जवाब दो, तुम क्या कर रहे हो, इस प्रॉब्लम को फिक्स करो, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले बात कर लेते हैं MLA होता क्या है। सो जो MLA होता है उसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनका काम होता है, इनका जो एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो एरिया इनको दिया गया है उस एरिया को अच्छे से मेंटेन करना। मतलब उस एरिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो देखना, सही से हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखना। तो एक जो स्टेट होता है, एक पूरा जो स्टेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, क्योंकि ये किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कि वो पूरा एक स्टेट अकेले संभाल ले। तो इसलिए उस स्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो हर स्टेट के होते हैं उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर स्टेट के काफ़ी ज़्यादा पार्ट कर दिए जाते हैं पॉपुलेशन बेस पे। वो लोग इसे पॉपुलेशन के बेस पे इसलिए करते हैं और एरिया के बेस पे इसलिए नहीं करते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे एरिया है जो कि एरिया तो बहुत बड़े बड़े हैं पर वहाँ पे वो पॉपुलेशन है ही नहीं। और कुछ ऐसे एरिया है जो एरिया तो काफ़ी छोटे छोटे हैं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों को पॉपुलेशन के दायरे में अगर डिवाइड करेंगे ना तो हर एक MLA को लगभग इक्वल लोग मिलेंगे, ताकि किसी MLA का काम ज़्यादा ना हो जाए, किसी MLA का काम कम ना हो जाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है हिमाचल प्रदेश, एक स्टेट है उसका एग्जाम्पल दे रखा है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश है ना वो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो रखा है। इसका मतलब वो 68 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। हिमाचल प्रदेश एक पूरा स्टेट है, उसे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आदमी इलेक्शन में, बोला बहुत सारे आदमी इलेक्शन में खड़े होते हैं MLA बनने के, और जो उस इलेक्शन में जीतता है वो बन जाता है उस एरिया का MLA। लाइक मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 56 में रह रहा हूँ। तो 56 कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर में मेरा मन हुआ कि चलो मैं MLA बनता हूँ। मैं इलेक्शन में खड़े हुआ, मैंने लोगों को काफ़ी अच्छे से इन्फ्लुएंस किया, फिर लोगों ने मेरे को वोट दिया और मैं इलेक्शन में जीत गया। तो अब मैं बन गया कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 56 का MLA। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 56 की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं। तो फिर उसके बाद अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो जो लोग हैं वो आके ऐसे मेरे घर के सामने मुझे आवाज़ वगैरह लगाएंगे, मेरे से वो बोलेंगे कि आपने ये सारी चीज़ें नहीं की। वो आके मेरे को सजेशन देंगे, वो आके मेरे बारे में बोलेंगे कि मैंने ये सब नहीं किया है या फिर मैंने ये सब किया है, ये सारी चीज़ें। तो फिर ना ये गवर्नमेंट वगैरह के फॉर्मेशन में डिफरेंट पार्टीज़ होती है, जैसे कि BJP, कांग्रेस और भी बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं। तो ये जो BJP कांग्रेस होती है ना, जो MLAs होते हैं वो इन्हीं पार्टी के होते हैं। लाइक मैं एक MLA हूँ, मैं BJP का हूँ और मैं जीत गया इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 56 में। और ऐसे ही बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें जितने भी MLA उसे BJP के हुए हैं तो वहाँ पे BJP बन जाएगी रूलिंग पार्टी।
लाइक एक सिंपल चीज़ होती है 50% प्लस 1 जिस पे भी वोट होते हैं, मतलब 50% से ज़्यादा वो बन जाती है उस एरिया की रूलिंग पार्टी। लाइक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे है 100, मतलब एक स्टेट है, वहाँ पे है 100 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और 100 में से किसी भी पार्टी के अगर 51 MLAs बन गए, मतलब 51 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उस पार्टी के जो लोग हैं वो MLA बन गए, तो वो जो पार्टी है ना वो वहाँ पे फॉर्म करेगी गवर्नमेंट, और वो पार्टी बन जाएगी वहाँ की रूलिंग पार्टी। और फिर वो लोग ना, मतलब जितने भी उस पार्टी के MLAs हैं वो सब मिलके ना एक और रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करेंगे, और जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बन जाएगा उस एरिया का, मतलब उस स्टेट का वो चीफ मिनिस्टर। सो जो MLAs होते हैं वो सब मिलके चीफ मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, और जो MLAs होते हैं उन्हें चूज़ करते हैं लोग। तो जो पार्टी इलेक्शन जीत गई वो तो बन गई रूलिंग पार्टी या फिर मेजोरिटी पार्टी, और CM भी उसी पार्टी का बन गया। और जो उन पार्टियों को क्या होगा जो इलेक्शन नहीं जीती, सो लाइक एक और पार्टी है, उसको उसके भी वो 30-40 MLA सिलेक्ट हो गए, तो वो पार्टी क्या हो जाएगी, वो पार्टी बन जाएगी अपोजिशन पार्टी, मतलब रूलिंग पार्टी के बाद जो पार्टी होगी वो बन जाएगी अपोजिशन पार्टी। उसके भी MLAs रहेंगे उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, बट वो जो है ना वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेगी अपनी, क्योंकि जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसने गवर्नमेंट भी बना ली। तो अभी जो मेजोरिटी पार्टी होती है जिसकी गवर्नमेंट फॉर्म्ड होती है उसका काम होता है पूरे स्टेट को देखना, मतलब पूरे स्टेट में कैसे काम हो रहा है वो सब देखना, सारे MLAs को देखना और ये सारी चीज़ें। और जो अपोजिशन पार्टी होती है उसके भी कुछ MLA सिलेक्टेड होते हैं, उसके जो MLA सिलेक्टेड होते हैं ना वो MLAs काम करते हैं। और हो सकता है कि जो वो हिमाचल प्रदेश में अगर कोई पार्टी है वो बन रखी है अपोजिशन पार्टी, तो हो सकता है किसी और स्टेट में वो पार्टी रूलिंग पार्टी हो, तो उस स्टेट में वो जाके जहाँ पे वो रूलिंग पार्टी होगी वहाँ जाके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिबेट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो MLAs होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग कहाँ जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती है, जहाँ पे सारे MLAs एक साथ आते हैं, फिर वो लोग आके डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। लाइक मैं एक MLA हूँ और मेरे को किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, और मुझे कोई प्रॉब्लम है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए, मुझे उसका सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। सो मैं अपनी प्रॉब्लम आके, जो भी मुझे प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, वो प्रॉब्लम आके मैं यहाँ पे रख लूँगा। मैं जाके वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली वो प्रॉब्लम शेयर करूँगा, वहाँ पे CM भी होता है। तो फिर उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बाकी MLAs और जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो सब आके मेरे को सजेशन देंगे कि नहीं आपको क्या करना चाहिए। लाइक मेरे एरिया में पानी की प्रॉब्लम है, और तो मतलब मैं आके ये चीज़ शेयर करूँगा यहाँ पे। तो फिर उसके बाद ये जो बाकी लोग हैं, बाकी के जो MLAs है वो मेरी हेल्प करेंगे, मेरे को आइडियाज़ देंगे कि मैं अपने एरिया में वाटर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे एरिया में वाटर की प्रॉब्लम है, तो मतलब मेरे को सजेशन देंगे मुझे क्या क्या करना चाहिए, और मैं अपनी प्रॉब्लम जाके चीफ मिनिस्टर को वो बताऊँगा। तो फिर उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है वो भी मेरे स्टेट के लिए हो सकता है वाटर टैंकर्स वगैरह भेज दे, और वो मेरी स्टेट में कोई वेल वगैरह बनवा दे, ये सारी चीज़ें। सो वहाँ पे आपको जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी होती है, फिर उसके बाद वो लोग आके आपको सोल्यूशन बताएंगे उस चीज़ का। और कभी कभी ना वहाँ पे डिबेट भी हो जाती है किसी बात को लेकर, लाइक कोई रूल वगैरह बनने वाला होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे डिबेट भी हो जाती है। कुछ लोग वो रूल बनना चाहिए उसके साइड होते हैं, कुछ लोग वो रूल नहीं बनना चाहिए उसके साइड होते हैं। फिर वो लोग आपस में ही डिबेट करते हैं कि ये रूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और जो भी उस डिबेट में जीतता है फिर उसके अकॉर्डिंग काम होता है। लाइक कोई रूल बनने वाला है, लाइक मिड डे मील स्कीम आने वाली है, तो फिर वहाँ पे मतलब उस टाइम अभी मिड डे मील स्कीम आई नहीं है, हमने मिड डे मील स्कीम के बारे में सोचा और हमें उसे अपने स्टेट में लागू करनी है। तो फिर वो चीज़ हम लाके अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन करेंगे। लाइक मेरे पास एक आइडिया है कि मिड डे मील स्कीम नाम की एक स्कीम है, उसे हमें अपने स्टेट में हर जगह शुरू कर देना चाहिए। तो मैं वो आइडिया आके लेजिस्लेटिव असेंबली में सबके साथ शेयर करूँगा। फिर वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट होगी कि जो MLAs है वो कुछ इधर साइड होंगे, कुछ उस साइड होंगे कि मतलब ये स्कीम आनी चाहिए, और कुछ MLAs उस साइड होंगे तो स्कीम नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लोग MLAs अपने डिबेट करेंगे, पॉइंट्स रखेंगे कि नहीं ये पॉइंट है इसलिए ये स्कीम नहीं आनी चाहिए, और वो लोग वो पॉइंट्स रखेंगे जिसके लिए वो स्कीम आनी चाहिए। लाइक मैं इस सपोर्ट में हूँ कि वो स्कीम आनी चाहिए, तो मैं अपना पॉइंट रख दूँगा कि इससे जो बच्चे हैं उनका पेट भर सकता है। और जो दूसरा MLA है जो इसके सपोर्ट में नहीं है वो इससे ये कह सकते हैं कि इससे खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन होता है और डिबेट होती है किसी टॉपिक को लेकर, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। Who is an MLA? In the above section, you have read about some events in Patalpuram. You may be familiar with some officials' names such as collector, medical officer, etc. But have you ever heard about an MLA and the legislative assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belong to? यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊपर हमने जो पातालपुरम की स्टोरी देखी थी, जिसमें दो लड़कियां बात कर रही होती है, फिर डायरिया फैल रहा होता है, बहुत सारे लोग आके एमएलए के घर के सामने आंदोलन वगैरह कर रहे होते हैं, एक रूलिंग पार्टी का लीडर होता है वो आवाज़ वगैरह उठा रहा होता है, ये सारी चीज़ें, मतलब जो रूलिंग पार्टी का एमएलए होता है पॉलिटिकल लीडर, वो सपोर्ट कर रहा होता है इन्हें, और जो पुलिस वगैरह होते हैं वो सब वहाँ पे होते हैं। तो उसके बाद हमने ऊपर ये सारी चीज़ें पढ़ी थी पातालपुरम में जो इवेंट्स हो रहे थे। फिर उसके बाद तुम्हें कुछ नाम तो पता ही होंगे, तुमने कुछ नाम सुने होंगे जैसे कि कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, ये सारे नाम कॉमन है, आपने सुने होंगे। फिर क्या आपने कभी एक एमएलए के बारे में सुना है? और क्या आपने कभी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है? और क्या आपको पता है कि आपके एरिया के एमएलए का नाम क्या है? अगर आपको पता है तो आपको ये पता है कि वो जो एमएलए है आपके एरिया का वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके एरिया का एमएलए कौन है और वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सो MLAs की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें इलेक्ट कौन करता है? आम लोग इलेक्ट करते हैं। In this way, we say that the MLAs represent people. The example below will help us to understand it better. So जो MLAs होते हैं ना वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को या फिर स्टेट को। So हर एक स्टेट का एक या दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो लोग इलेक्शन वगैरह में खड़े होते हैं, तो फिर उन रिप्रेजेंटेटिव्स में से जो लोग होते हैं वो किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो बन जाता है एमएलए, मतलब वो बन जाता है फाइनल स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव। और नीचे एक हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल है जिससे आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हो। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assemblies constituencies. For each constituency, the people elect one representative who then become a member of legislative assembly MLA. You would have noticed that people stands for election in the name of different party. These MLAs therefore belong to different political party. तो नीचे एक हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दे रखा है। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है वो डिवाइड हो रखा है 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। हर जो स्टेट होता है वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होता है। यहाँ पे वो स्पेसिफिक हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल है जो कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक जो आदमी होता है वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चुना जाता है, और फिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो फिर बन जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग होते हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, फिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जाके बाद में बन जाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और क्या आपने ये नोटिस किया है कि जो लोग इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं वो अपने नाम के साथ अपनी दूसरी पार्टीज़ के भी नाम बता लेते हैं। जैसे उसने अपना नाम बताया फिर उसके बाद अपनी पार्टी का नाम बता दिया कि मेरा नाम ये है, मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ या फिर मैं कांग्रेस पार्टी से आया हूँ, ये सारी चीज़ें। और ये जो हर MLA होता है ना वो किसी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, मतलब हर MLA किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। कुछ इंडिपेंडेंट पार्टी भी होती हैं। How do peoples who are MLA become minister or chief minister? A political party whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can said to be in majority. The political party that has a majority is called ruling party and all other members are called the opposition. For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies.
तो क्या आपको ये पता है कि ये जो एमएलएज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं? तो हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके एमएलए मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी जिसके मोर देन हाफ एमएलए सिलेक्ट होते हैं, मतलब 50% प्लस 1 एमएलए भी सिलेक्ट हो जाते हैं, वो पार्टी बन जाती है, मतलब वो पार्टी आ जाती है मेजोरिटी में और उस पार्टी को कहते हैं रूलिंग पार्टी। और जो बाकी का पार्टीज होती है, फिर जो बाकी के एमएलए होते हैं वो बन जाते हैं अपोजिशन एमएलए या फिर अपोजिशन पार्टी। और फिर उसके बाद ये जो मेजोरिटी पार्टी के एमएलए होते हैं वो मिलकर चूज करते हैं चीफ मिनिस्टर को। फिर उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है वो अकेले पूरा स्टेट तो देख सकता नहीं है, कि वो पूरा अकेले स्टेट को हैंडल नहीं कर सकता, तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर बना देता है, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर और भी बहुत सारी चीज़ें। हेल्थ मिनिस्टर का काम ये होता है कि जो वो हेल्थ मतलब पूरे हेल्थ वगैरह देखिए कि लोगों की हेल्थ कैसी है, लोगों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए डिसीजंस ले। एजुकेशन मिनिस्टर होता है, एजुकेशन देखे लोगों की कि लोगों के एजुकेशन के लिए क्या और काम हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स बन जाते हैं। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं ना, या चीफ मिनिस्टर हो, ये सब लोग एमएलए ही होते हैं। ये लोग एमएलए से डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं। Candidates from various political parties won the 2017 assembly election and become MLAs, since the total number of MLAs in the legislative assembly is 68. Is 68, a political party would have need to have more than 34 MLAs in order to gain a majority। तो अभी हमने मेजोरिटी वगैरह के बारे में पढ़ा। सो अगर एक 68 एक ऐसी स्टेट है जिसमें 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 34 कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतनी पड़ेगी मेजोरिटी पार्टी बनने के लिए। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विथ 44 MLAs हेड टू द मेजोरिटी एंड बिकम द रूलिंग पार्टी। तो वहाँ पे ना इलेक्शन हुआ था 2017 में, और वहाँ पे बीजेपी के निकल गए 44 MLAs, मतलब 44 बीजेपी के MLAs इलेक्शन जीत गए। तो अब बीजेपी बन गई क्या, मेजोरिटी पार्टी। All other MLAs become the opposition in the case the Indian National Congress INC, the majority party, was the majority party since it had the largest number of MLAs after the BJP. Among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidates। तो उसके बाद मतलब बीजेपी इलेक्शन जीत गए, बीजेपी के थे 44 MLA सिलेक्ट हो गए 68 में से। अब बीजेपी के बाद आ गई कांग्रेस पार्टी। सो जो कांग्रेस पार्टी थी वो सेकंड सबसे ज़्यादा पार्टी थी जिसके MLA सिलेक्ट हुए हैं, तो वो तो बन गई क्या, अपोजिशन। और कांग्रेस के साथ ही साथ जितनी भी दूसरी पार्टीज हैं जिसके एमएलए सिलेक्ट हुए हैं वो भी बन गई अपोजिशन पार्टी। और इंडिपेंडेंट पार्टी भी, इंडिपेंडेंट पार्टी बेसिकली वो वाली पार्टी होती है जो मतलब किसी उनका कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट एमएलएज होते हैं। इंडिपेंडेंट लोग आ जाते हैं, इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं और वो एमएलए बन जाते हैं, तो वो हो गए इंडिपेंडेंट पार्टी के एमएलए। After the election, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. In this case, the BJP MLA choose Shri जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर। तो फिर ये भी हमने पढ़ लिया है कि ये जो सबसे ज़्यादा इलेक्शन के बाद जो एमएलए जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा बिलोंग करते हैं, मतलब रूलिंग पार्टी के जो एमएलए होते हैं वो इलेक्ट करते हैं उनके एक लीडर को जो कि कहलाता है चीफ मिनिस्टर। मतलब जितने भी एमएलए होते हैं उनके बीच में वोटिंग होती है। मतलब अब यहाँ पे जैसे जनता ने मिलकर एमएलए को बनाया, सब यहाँ पे एमएलए जनता बन चुकी है और ये एमएलए वोट करेंगे किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को, और जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वो बन जाएगा चीफ मिनिस्टर। फिर चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि कौन हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, बाकी सारी चीज़ें। तो फिर यहाँ बीजेपी मेजोरिटी पार्टी थी, तो अब बीजेपी सिलेक्ट करेगी कि कौन बनेगा उनका वो चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे बीजेपी ने सिलेक्ट कर दिया श्री जयराम ठाकुर को उनके लीडर की तरह, और फिर वो बन गए। फिर जो श्री जयराम ठाकुर है उन्होंने और लोगों को मिनिस्टर्स की तरह अपॉइंट कर लिया। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट अदर पीपल्स एज मिनिस्टर आफ्टर द इलेक्शन। इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स। तो उसके बाद इलेक्शन के बाद जो गवर्नर होता है वो भी डिसाइड होता है। गवर्नर बेसिकली होता है चीफ मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर्स। तो ये जो चीफ मिनिस्टर जो होता है वो एमएलए के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। फिर चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करता है अदर मिनिस्टर, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स।
तो वो बेसिकली उन्हें सिलेक्ट इसलिए करता है ना, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का काम क्या होता है, पूरे स्टेट को देखना। तो वो अकेले तो पूरे स्टेट को देख नहीं सकता है, उसको चाहिए कुछ और लोगों की हेल्प। लाइक अगर उसके स्टेट में एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे किसी और की हेल्प चाहिए, लाइक उसे एजुकेशन मिनिस्टर की हेल्प चाहिए। अगर उनकी स्टेट में वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वाटर मिनिस्टर की हेल्प चाहिए। इसीलिए वो अलग अलग मिनिस्टर बना देते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministers. They have spirit officers. A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition party, meet and discuss various things. Hence, some MLAs have dual responsibilities, one as an MLA और one as an minister. तो फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट होती हैं, जैसे कि वहाँ पे आप इसे एक मीटिंग हॉल टाइप का कह सकते हो। सो ये जो MLAs होते हैं उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं ना, MLAs बेसिकली इनके मेंबर होते हैं। तो फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा मीटिंग हॉल होता है जहाँ पे एक स्टेट के, मतलब हर स्टेट की अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। सो एक स्टेट के सारे MLAs आ जाते हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो, रूलिंग पार्टी का हो, वो इंडिपेंडेंट पार्टी का हो, कुछ मैटर नहीं करता। बस ये मैटर करता है कि वो एक MLA होना चाहिए। तो सारे MLA एक जगह पे कलेक्ट होते हैं, चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पे आते हैं। फिर ये सब लोग मिलके एक डिस्कशन करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उन पर डिस्कशन करते हैं। कोई नया लॉ लाना चाहिए उसमें डिस्कशन करते हैं। अगर इन लोगों को कोई नया लॉ वगैरह लाना है ना तो इन्हें सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में आके सबकी राय लेनी पड़ेगी। अगर ज़्यादातर लोग, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग इससे सहमत है कि नहीं ये चीज़ आनी चाहिए, तभी वो चीज़ आएगी। अगर मतलब जो MLAs है, चीफ मिनिस्टर, ये लोग इनसे सहमत नहीं है तो वो चीज़ नहीं आ सकती। और मतलब उनके काफ़ी ज़्यादा ऑफिसेज होते हैं, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग ऑफिस होते हैं। और कुछ ऐसे भी MLAs होते हैं ना, जो MLA तो होते ही होते हैं, उसके साथ ही साथ वो एक मिनिस्टर भी होते हैं। लाइक मैंने आपको बताया था ना कि चीफ मिनिस्टर ये सब MLA से ही इलेक्ट होते हैं। तो कुछ MLAs होते हैं, उन्हें चीफ मिनिस्टर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि स्टेट के वाटर की प्रॉब्लम तुम देखो। तो ऐसे वो मतलब किसी को दे दी एजुकेशन की प्रॉब्लम वगैरह तुम देखो, किसी का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। तो हो सकता है कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA हो ही हो और वो पूरे स्टेट के वो भी हो एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हैं। और कई बार यहाँ पे डिबेट भी हो जाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट हो जाती है किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर। लाइक कोई टॉपिक आ गया, सो वो डिबेट इस बात पे हो जाती है कि कोई लॉ लाना है, तो वो लॉ डिबेट उस पर हो जाती है कि वो लॉ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कुछ लोग एक तरफ हो जाते हैं कि आना चाहिए, कुछ लोग एक तरफ हो जाते हैं नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पे एक डिबेट भी हो जाती है कि मतलब कुछ लोग वो बोल रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, रीजंस देते हैं क्यों नहीं आना चाहिए। कुछ लोग वो कर रहे हैं कि आना चाहिए, तो वो अपने रीजंस दे रहे हैं आना चाहिए। और लास्ट में जो भी जीतता है, लाइक वो लोग जीत गए जो लोग आने के सपोर्ट में है, तो वो लॉ आ जाएगा। और वो लोग जीत गए जो कि लॉ लाने के सपोर्ट में नहीं है, जिन्हें लॉ अच्छा नहीं लग रहा, उन्होंने सामने वालों को भी कन्विंस कर दिया उसके डिसएडवांटेज बता के। तो फिर उसके बाद वो जो लॉ है वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना सारी चीज़ें मेजॉरिटी में होती हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे ना सबसे बात करके ली जाती है। कोई भी फैसला लेना हो उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में आके वो डिस्कशन करना पड़ेगा। हाँ, अगर उन्हें अपने स्टेट के अंदर लेना है, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लेना है, तो वो खुद ले सकते हैं। बट उन्हें पूरे स्टेट लेवल पे कुछ करना है, कोई लॉ वगैरह लाना है, तो उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में आना पड़ेगा। वहाँ आके डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, सारे MLAs अपने आइडिया देंगे, चीफ मिनिस्टर अगर अग्री करेगा तब जाके वो उस लॉ को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। Afreen Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. The children were excited. After security checks, they were taken upstairs. There was a gallery from where they could see the large hall below. There were rows and rows of desks. तो उसके बाद ये जो अफरीद, सुजाता और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो मतलब किसी स्कूल के स्टूडेंट होते हैं। सो उनके स्कूल की एक पिकनिक टाइप आप कह सकते हो, एक एजुकेशनल टूर होती है, वो जाती है उनका जो स्टेट है उसकी कैपिटल में। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, उन्हें स्टेट की कैपिटल में बनाया जाता है।
तो फिर इनका जो स्कूल की ट्रिप है वो जाती है स्टेट की कैपिटल में, और वहाँ इन्हें लेके जाया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि एक जगह बहुत अच्छी बिल्डिंग होती है। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सो गेट पर उनकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर ऐसे किसी भी बड़ी जगह पे जाने से पहले सबसे पहले आपको सिक्योरिटी चेकिंग करानी पड़ती है। अगर सिक्योरिटी चेकिंग में आपके पास मतलब वो चेक करेंगे कि आपके पास कोई हथियार वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ें। फिर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद उन्हें ऊपर की तरफ लेके जाया गया था, मतलब अपस्टेयर्स लेके आया गया था अगले फ्लोर पर, और वहाँ से उन्हें दिख रही थी बहुत सारे डेस्क के पूरे रो भरे हुए थे। और वो डेस्क इसलिए होती है ताकि सारे एमएलएस बैठ के वहाँ पे बात कर सके। तो वो बहुत ज़्यादा डेस्क रो में लगी हुई थी। वहाँ पे जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये सारी चीज़ें देख के। और वहाँ पे एक हॉल भी था, वहाँ पे मतलब वहाँ से उन्हें एक गैलरी से हॉल भी दिख रहा था बड़ा सा। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन द करेंट प्रॉब्लम। तो उसके बाद यहाँ पे जो असेंबली थी उसमें डिबेट होने जा रही थी किसी प्रॉब्लम को लेके, और डिबेट प्रॉब्लम को लेके भी होनी चाहिए, होती है यहाँ पे कि वो जो प्रॉब्लम है वो सीरियस है कि नहीं, गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए वहाँ पे किसी प्रॉब्लम को लेके डिबेट होने जा रही थी। The chief minister and other ministers have to take decision and run the government. We usually hear about them or see them in the news channels or in the papers. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the member of the legislative assembly. तो इसका मतलब है जितने भी डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं और गवर्नमेंट वगैरह रन करनी होती है, सारे डिसीजंस यही लिए जाते हैं। फिर उसके बाद ये हमने जो इन्हें होता है, हमने बस इन्हें न्यूज़ में देखा होता है और टेलीविज़न और फ़ोन में देखा होता है। आपने कभी इन्हें रियल लाइफ में देखा है? मतलब ये जो मिनिस्टर्स होते हैं और चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। और फिर उसके बाद ये जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मीडिया आके कवर करती है। मतलब जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग खत्म होती है, बाहर मीडिया वाले खड़े हो जाते हैं। जैसे ये लोग बाहर आते हैं, इनसे पूछने लगते हैं ये लोग कि आपने अंदर क्या क्या डिस्कशन किया, क्या क्या बात हुई, कोई नया लॉ पास हुआ है क्या, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद एक एमएलए आता है, वो बताता है कि मेरे एरिया में वाटर की शॉर्टेज है, मतलब मेरे एरिया में पानी की कमी पड़ रही है। मेरे एरिया की जो वुमेन्स हैं और जो मेंस हैं उन्हें बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है बस पानी के लिए, क्योंकि हमारे एरिया में पानी का कोई सोर्स ही नहीं बचा। पानी की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, बहुत ज़्यादा दूर दूर जाना पड़ता है लोगों को सिर्फ पानी के लिए। पीने वाले पानी की भी कमी है और हर तरह की पानी की कमी है। तो इसके बाद जो दूसरे एमएलएज होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जाके गवर्नमेंट में मतलब शिकायत करो। फिर उसके बाद गवर्नमेंट तुम्हारे एरिया में टैंकर भेज देगी पानी के और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फिर ये जो एमएलए होता है वो एग्री कर जाता है, क्योंकि मतलब उसके एरिया में कोई पानी वगैरह की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, कोई वाटर का सोर्स नहीं बचा था। तो जो गवर्नमेंट होती है वो टैंकर्स भेजती है। तो वो जो टैंकर्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो वो जो पानी होता है ना वो जाके ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टैंकर की हेल्प से। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े से टैंकर होते हैं। फिर उसके बाद एक एमएलए होता है, वो आके कहता है कि मेरे एरिया में ना जो डायरिया है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, मेरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो जो बाकी एमएलएज होते हैं वो उसे सजेशन देने लगते हैं कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो तुम जाके गवर्नमेंट में बोलो। सीएम चीफ मिनिस्टर उसे कहता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है ORS पैकेट्स। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो जो ORS पैकेट है ना वो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, तो वो भी तुम्हारे एरिया में भी हम कह देते हैं तुम्हारे एरिया में भी वो डिस्ट्रीब्यूट करवा देगी। अगर लोग उसे पियेंगे, मतलब उसको पानी में मिला के पियेंगे, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी डायरिया से। मतलब डायरिया की प्रॉब्लम उन्हें जल्दी नहीं होगी और ये कभी कभी उनकी जान भी बचा लेता है। तो फिर उसके बाद ये जो एमएलए होता है वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब हर एक आदमी को ORS पैकेट पहुंचाना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, कि मतलब जिसको जिसको बीमारी लगी है आप सबको तो ORS पैकेट पहुंचा नहीं सकते और टाइम पे भी नहीं पहुंचा सकते हो। जैसे कि हमने पातालपुरम वाली स्टोरी पढ़ी थी, उसमें भी डायरिया फैल रहा था, तो लोगों को टाइम पे ORS के पैकेट नहीं मिल पा रहे थे। और जो हॉस्पिटल था ना वो भी उतना बड़ा नहीं था, ना ही उसमें क्वालिफाइड डॉक्टर थे कि वो लोगों की जान बचा सके। काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें जा रही थी और ये जो हॉस्पिटल था वो भी पूरा भर गया था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो गई थी। सो ये जो ORS पैकेट है वो इतना भी अच्छा रास्ता नहीं है डायरिया को ख़त्म करने का, इससे डायरिया कम हो सकता है। मतलब वो लोग उससे बच सकते हैं जिन्हें ORS के पैकेट टाइम टू टाइम मिल रहे हैं। उन लोगों का क्या, जिन्हें ये पैकेट टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रहे। Working of the government. The legislative assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action.
is demanded. You will find newspaper, TV channels and other organizations regularly talking about the government. In a democracy, there are various ways through which people express their view and also take action. Let us look at one such way. तो उसके बाद ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, सिर्फ वही एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं, और भी ऐसी काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे लोग आके अपना ओपिनियन बताते हैं, फिर जो ओपिनियन अच्छा लगता है उस ओपिनियन को ले लिया जाता है, उस पर काम किया जाता है. सो आपने टेलीविजन्स, न्यूज़पेपर्स और जो टीवी चैनल्स होते हैं उन्हें बात करते हुए तो देखा ही होगा कि जो और मतलब गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट काम सही से कर रही है कि नहीं. तो यहाँ पे भी लोग आके अपनी जो फीलिंग्स होती है वो बता सकते हैं गवर्नमेंट को, जो अपने सजेशंस है वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं. फिर गवर्नमेंट को जो सजेशंस अच्छे लगते हैं, लाइक मुझे गवर्नमेंट को कोई सजेशन देना है, किसी स्कीम के बारे में बताना, और मैंने आके उन्हें वो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न चैनल्स की हेल्प से बता दिया, और गवर्नमेंट को अगर वो चीज़ अच्छी लगी तो गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट कर सकती है. और डेमोक्रेसी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डेमोक्रेसी का मतलब होता है सबको हक होता है अपने लीडर वगैरह चूज़ करने का. डेमोक्रेसी में सबको हक होता है बोलने का. सो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग सबको हक है कि वो आके अपने आइडियाज़ सबको बता सके. तो वो चीज़ को करने में हेल्प हमारी करती है कौन? मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स. Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. Large number of people from different newspapers were present. The minister and some government officials were also present. The minister explained the steps the government had taken. Reporters asked many questions at the meeting. These discussions were then reported in different newspapers. The following page has one such report. तो उसके बाद जैसे ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन खत्म हुआ ना, वैसे ही जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने बुला ली प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली होती है मीडिया. तो फिर मीडिया वाले लोग आए, मतलब हेल्थ मिनिस्टर ने बुलाया उन्हें, तो जो मीडिया वाले लोग हैं वो आए, बहुत सारे डिफरेंट न्यूज़पेपर से, टीवी चैनल से लोग आए, कवरेज चालू हुई, आके उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या क्या डिस्कशन किया अंदर. फिर उसके बाद जो वहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर प्रेजेंट थे, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे. फिर उसके बाद जो मिनिस्टर होते हैं ना, वो स्टेप्स समझाने लगते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं. जो रिपोर्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं, और ये सारी चीज़ें जो सवाल जवाब होते हैं वो सब छप जाते हैं किसमें? न्यूज़पेपर्स और ब्रॉडकास्ट होते हैं टीवी चैनल्स में. सो आखिर बस इतना ही है. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.